आज सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड को। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl और HCl फॉर्मूले के बाद ये एक गैसीय पदार्थ है। आपकी प्रयोगशाला में जो HCl मिलता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि जो HCl है ये तो गैसीय पदार्थ है और गैस को तो आप प्रयोगशाला में स्टोर करके नहीं रख सकते, या ऐसा सोच सकते हैं कि गैसों को स्टोर करके रखना कठिन काम है। तो हमने उसी HCl को क्या किया, जल में घोल दिया, और जैसे ही हमने HCl को जल में घोला अब हम उसे हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये ध्यान रखें, आपके यहाँ जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हाइड्रोजन क्लोराइड नामक गैस का जलीय विलयन है, जल में उसे घोलकर तैयार किया गया है। सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाकर कैसे तैयार करें, इसकी क्या विधि होती है। तो मैंने हेडिंग डाल रखी है कि प्रयोगशाला में आप हाइड्रोजन क्लोराइड को कैसे बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल आसान सा है बेटा। आप एक पदार्थ जानते होंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको। अगर हम इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करें, बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐसे लिख सकते हैं HHSO4। अगर इसे आप गर्म कर देते हो तो गर्म करने पर होता क्या है बेटा, Cl किसको लेके अलग हो जाता है, H को। और जैसे बेटा H को लेके अलग होता है बनता क्या है, पहले तो एक तो HCl बनकर तैयार हुआ, HCl के साथ मिल गया और एक और पदार्थ बना NaHSO4, इसका नाम है सोडियम बाई सल्फेट, या ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हम अभिक्रिया के ताप में और भी वृद्धि कर दें, उच्च ताप पर अभिक्रिया को संपन्न कराएं, तकरीबन 823 केल्विन के आसपास, लगभग इतने हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन को संपन्न कराएं, तो होता क्या है, अभिक्रिया में बना हुआ NaHSO4, अभिक्रिया में बना हुआ NaHSO4 NaHSO4 एक बार फिर से अभिक्रिया करता है NaCl से। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आप कम टेम्परेचर पर रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हो तो NaCl का एक मोल ही H2SO4 से अभिक्रिया करता है। लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर करते हो, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो अभिक्रिया के दौरान NaHSO4 था उसने सोडियम क्लोराइड के दूसरे मॉलिक्यूल से भी अभिक्रिया की, और दूसरे मॉलिक्यूल से अभिक्रिया की तो देखो कैसे बनाया, ये H इस Cl के साथ मिल जाएगा, फिर से क्या बनाकर तैयार करेगा, HCl। और अगर मैं देखता हूं तो मेरे के पास क्या बचा, देखो ध्यान से, एक Na और दूसरा Na2SO4। कभी कभी क्या होता है, अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग न दिखाया जाए, एक साथ लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, देखो NaCl के टोटल कितने मोल यूज में आए, 2 मोल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NaCl, और हमने इसको H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई, तो बेटा H2SO4 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, (823 केल्विन। मैंने निम्न ताप पर अभिक्रिया नहीं कहा, सीधे हाई टेम्परेचर पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करवाया है। बेटा Cl किससे अभिक्रिया कर लेंगे, H से, 2H 2Cl से अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा 2HCl, और मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, Na2SO4, Na2SO4। ये 2 अभिक्रियाएं हो गई। अब देखो क्या है कि या तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, या अगर आप स्टेप वाइज लिखना चाहो कि कम टेम्परेचर पर कैसे अभिक्रिया हुई फिर हाई टेम्परेचर पर कैसे अभिक्रिया हुई, तो आप स्टेप वाइज पहले इसको लिख सकते हो फिर इसको लिख सकते हो। ये स्टेप वाइज अभिक्रिया है, ये उसी अभिक्रिया का टोटल रिएक्शन हमने एक साथ लिख दिया है। अगर आप एक एक पद के फॉर्म में दिखाना चाहो कि कौन कौन सा कंपाउंड बनकर तैयार होता है, पहले कम टेम्परेचर पर सोडियम बाइसल्फेट बना, फिर हाई टेम्परेचर पर ये सोडियम सल्फेट में चेंज हो गया, तो इस प्रकार से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये हो गया बेटा प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाकर तैयार करना। अभी नेक्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो हम लोगों ने बनाकर तैयार किया है इसके भौतिक गुण क्या क्या है।
लिखा है सबसे पहले नंबर पर, यह एक रंगहीन गैस है। मैंने पहले भी बताया था यह गैस है लेकिन रंगहीन होती है। अब रंगहीन का मतलब दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, लेकिन अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को नमी युक्त वातावरण में लाया जाए तो फिर बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होती है ये हमको धुएं के जैसे दिखाई देती है। वैसे अगर ड्राई एटमॉस्फेयर है तो भी तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो रंगहीन गैस है, लेकिन अगर आप इसको नम वातावरण में रखोगे या नम वातावरण के कांटेक्ट में आएगी ये धुएं जैसा दिखाई देगी। ये तो हो गई गैस रंगहीन है। नेक्स्ट नंबर लिखता है, कहता है इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। ये तीक्ष्ण गंध देती है और अच्छी नहीं महकती है। अगला नंबर लिखा है जल में अत्यधिक घुलनशील है। हाँ बिल्कुल सही है, जल में अत्यधिक घुलनशील है और जल में घुलकर ही तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। कहता है नम युक्त वायु में धुएं जैसी दिखाई दिखती है। मैंने अभी बताया भी था कि अगर नमी युक्त वातावरण है तो ऐसी जगह पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस धुएं के जैसे दिखाई देगी। आगे और लिखा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक जो है वो 189 केल्विन है और इसका गलनांक अगर हम देखते हैं तो 159 केल्विन है। अभी आगे लिखता है, कहता है कि यह शीघ्रता से द्रवित हो जाती है। हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी ऐसी गैस है जो शीघ्रता से द्रव के रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है। भाई किसी भी पदार्थ या किसी भी गैस को द्रव के रूप में बदलने पर दो फैक्टर काम आते हैं मेनली। पहला चीज क्या होता है, कोई पदार्थ शीघ्रता से द्रवित हो जाता है उसके लिए जो क्रांतिक ताप होगा वो हाई होगा। अगर किसी गैस का क्रांतिक ताप उच्च है तो गैस शीघ्रता से द्रवित हो जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, पहला फैक्टर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी भी गैस का क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हाई है वो शीघ्रता से द्रवित हो सकती है। अब इस जगह थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या क्रांतिक ताप उच्च है तो गैस शीघ्रता से द्रवित होती है? हाँ, क्रांतिक ताप जब भी किसी गैस का ज्यादा होगा वो शीघ्रता से उतनी ही शीघ्रता से द्रवित हो जाएगी। दूसरा एक और फैक्टर वर्क करता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स अधिक है तो भी उस गैस को शीघ्रता से द्रव के रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो ये दो फैक्टर रहते हैं, तो दोनों फैक्टर में से इस पर अप्लाई होता है। एक तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, वो भी फैक्टर वर्क कर रहा है यहाँ। और थोड़ा सा इसका ये भी कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी जो है वो अधिक है, शीघ्रता से HCl को द्रवित किया जा सकता है। कहता है HCl को द्रवित कर दोगे तो रंगहीन द्रव प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम इसे और भी ठंडा करते रहे तो फिर श्वेत कलर का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। मैंने यहाँ लिखा है कि यह शीघ्रता से द्रवित हो जाती है और इसे और अधिक ठंडा करने पर, यदि हम इसको और भी अधिक ठंडा कर दें तो फिर यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस के रूप में बदल जाती है। हाँ, और एक इसको भी ध्यान रखना है, द्रव अवस्था में हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होती है ये रंगहीन है, लेकिन ठोस अवस्था में आ जाने पर श्वेत कलर का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना है। और वो जो मैंने बताई वो कि ये शीघ्रता से द्रवित हो जाती है, तो इस बात को विशेष आप ध्यान रखें। दो ही फैक्टर वर्क करते हैं। पहला फैक्टर कौन सा वर्क करता था, वो क्रांतिक ताप वाला, और दूसरा फैक्टर वर्क करता था इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, कि किसी भी गैसी पदार्थ या गैस के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल कितना ज्यादा है, ये भी डिपेंड करता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। क्या इसको पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड को बना तो लिया हम लोगों ने। अब हाइड्रोजन क्लोराइड के हम लोग सबसे पहले तो कुछ रासायनिक गुण पढ़ें। तो मैंने हेडिंग डाल रखी है रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी में मैं अगर स्टार्ट करूं, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी मांग लेता है जल में घुलनशीलता। सभी जानते हैं जल में घुलनशीलता कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो जल में अत्यधिक घुलनशील गैस है। बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को HCl लिखते हैं और इसको हमने कहां पर घोला, जल में। और जल में रिवर्सिबल एरो बना लेते हैं, और जल में जैसे ही घोलोगे तो ये अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन। अब क्योंकि हमको ये पता चलता है कि जैसे ही मैंने HCl को जल में घोला हाइड्रोजन आयन बनकर तैयार हुआ या हाइड्रोजन आयन क्रिएट हुआ, तो जो HCl का जलीय विलयन होगा वो प्रकृति में कैसा होगा, अम्लीय। और मैं तो इसको लिखे देता हूं प्रबल अम्लीय, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जो मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड को जल पे घोला है
इस रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक अर्थात Ka की वैल्यू जो होती है वो 10⁻7 की कोटि की होती है। 10⁻7 की कोटि का मतलब है ये वेग स्थिरांक है। इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बहुत अधिक है। 10⁻7 अपने आप में बहुत तेज वेग स्थिरांक है, बहुत अधिक वेग स्थिरांक है, अर्थात HCl का अपने आयनों में टूटने की स्पीड बहुत अधिक है। अगर HCl का अपने आयनों में टूटने की स्पीड बहुत अधिक है, इसका मतलब HCl ज्यादा से ज्यादा आयनों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। और जब HCl ज्यादा से ज्यादा आयन बनाएगा तो बेटा उसकी अम्लीय प्रकृति भी कैसी होगी, प्रबल। कभी कभी क्या होता है, बुक में रिएक्शन थोड़ा सा अलग अंदाज में लिखी होती है। देखो इसको, हमने एक किताब उठाकर देखा, HCl लिखा था और जल में घोलने को कहा तो उसने जल का फॉर्मूला ही लिख दिया साइड में। और फिर क्या हुआ बेटा, आप जानते हो H पॉजिटिव आयन बना सकता है, तो ये H पॉजिटिव आयन को निकाल के इसको दे देगा। यहां से H पॉजिटिव आयन निकला और इसको मिल गया। अच्छा, इसको मिलेगा तो ये क्या बन के तैयार होगा, H3O प्लस। H2O तो पहले से था, H प्लस इसको और मिल गया तो H3O प्लस बन गया, और साथ में बन गया Cl माइनस। इसका नाम बेटा है हाइड्रोनियम आयन। कभी पूछता भी है ये क्या है, तो हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, ये दोनों आयन सेम है, इस पे कोई भी डिफरेंस नहीं, बस इतना डिफरेंस है वो प्रोटॉन को शो किया गया है। अब प्रोटॉन जो होता है साइज में बहुत छोटा होता है, नॉन स्टेबल स्पीसीज है ये, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता क्या है, जल में घुल जाता है, जल के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो अब उसमें हुआ क्या, मैंने ये प्रोटॉन मैंने H प्लस आयन से दिखा दिया, यहां प्रोटॉन मैंने बता दिया है कि जल के साथ कंबाइन है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो साइज में बहुत छोटा है, ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है। तो प्रोटॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों माध्यमों में अगर देखें रिएक्शन बिल्कुल सही है, और उन दोनों रिएक्शंस में कोई कमी नहीं है। आप चाहे जो अभिक्रिया लिखोगे दोनों ही सही हैं, बशर्ते इसमें जल के मॉलिक्यूल को रख के बता दिया गया। अच्छा, एक बात तो स्पष्ट हो गई, HCl कैसा है, अम्लीय है। तो अगर HCl अम्लीय है तो ये किससे विक्रियाएं कर सकता है, क्षार से। तो हम अगली नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, इसकी विक्रिया किससे करवानी है, क्षार से क्रिया। अच्छा, क्षार से क्रिया करवाएंगे, किसी भी बेस को स्टार्ट करेंगे अगर इससे विक्रिया, तो पहले ही मैंने ले रखा है NaOH, अब विक्रिया होनी है HCl से। वैसे तो सभी को ये पता है विक्रिया कैसे होगी, कैसे OH जो है वो विक्रिया करेगा किससे, H से, OH H से विक्रिया करेगा तो बना डालेगा H2O, और साथ में बनकर तैयार होगा NaCl। अभी बेस को बदल सकते हैं, क्षार को बदल सकते हैं, कैसे, इस बार मैंने दूसरे क्षार को ले रखा है CaOH का होल ट्वाइज, तो OH मैंने 2 बार लिख दिए। अब इसके विक्रिया HCl से होगी तो बेटा मैं अब HCl भी 2 बार लिखूंगा। अब बेटा HCl 2 बार लिखोगे तो देखो ध्यान दो, 2OH, ये H इस OH से रिएक्शन करेगा, ये वाला H इस OH से रिएक्शन करेगा, बनाकर तैयार करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अभी देखेंगे हमारे पास बचता क्या है, तो बेटा हमारे पास Ca बच रहा है और 2 Cl, तो हम इसको ले सकते हैं CaCl2। अभी क्या होगा, डिफरेंट टाइप के आपको क्षार मिलते रहेंगे और डिफरेंट टाइप के आप इससे साल्ट और वाटर बनाते रहोगे, क्योंकि क्षार और अम्ल की विक्रियाएं बहुत ही नॉर्मल है, लगभग सभी बच्चों को आती है, इसलिए मैं इसको यहीं पर इतनी ही रखूंगा रिएक्शन। अभी आगे चलते हैं, कहता है अमोनिया से क्रिया। वैसे अगर देखें तो अमोनिया की भी प्रकार क्षारीय होती है। बेटा अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, आपको HCl गैस से उसकी रिएक्शन करवानी है। जैसे रिएक्शन करवाओगे NH3 H के साथ जुड़ेगा तो बेटा हो जाएगा टोटल कंपाउंड NH4, NH3 और एक मिलकर हो गया NH4, और लास्ट में क्या लिखा है Cl। इसको बेटा हम इस नाम से भी जानते हैं, नौसादर। अगर NH4Cl को नौसादर कहते हैं, नाम इसका एक और है अमोनियम क्लोराइड। और अगर मैं नौसादर की बात करूं तो ये श्वेत कलर का, श्वेत रंग का
बेटा ठोस पदार्थ है, श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है, लेकिन अगर इसे हम गर्म कर देते हैं तो ये सीधे कैसे हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, वाष्प के फॉर्म में बदल जाता है। ठोस पदार्थ है और इसे गर्म करने पर यह सीधे वाष्पित हो जाता है। वाष्पित हो जाता है। हाँ, इसलिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि NH4Cl नौसादर में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका ऊर्ध्वपातन कराया जा सकता है। तो नौसादर के विषय में भी थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे, और अगर नौसादर के विषय में और जानकारी दें तो नौसादर के पेस्ट को सोल्डरिंग करते समय यूज करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक दुकानों में, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में टांका लगाने से पहले सबसे पहले उस वायर को क्या है, एक पीले कलर के पेस्ट में डुबाते हैं। तो वो नौसादर का ही पेस्ट होता है जो उस टांके को तुरंत ठंडा कर देता है। तो इसको एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं। अगला रासायनिक गुण है धातु से क्रिया। तो बेटा अगर रासायनिक गुण के लिए हम HCl की अभिक्रिया किसी धातु से करवाएं तो बिल्कुल आसान है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सोडियम का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो खुद सोडियम आ गया हाइड्रोजन के स्थान पर, तो NaCl, और हाइड्रोजन को क्योंकि हटा दिया है तो हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाएगा। हाँ, इसको बैलेंस कर सकते हैं, कैसे, 2HCl कर लेंगे, Cl 2 हो गया, तो 2NaCl कर लेंगे, Na भी 2 हो गया। एक तो रासायनिक अभिक्रिया ये है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है उस समय। अगर किसी दूसरे मेटल को ले लें Mge और उसकी अभिक्रिया HCl से करवाएं तो क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 है, संयोजकता 2 है, Mg एक Cl नहीं बल्कि 2Cl के साथ कांटेक्ट में आएगा और बनाकर तैयार करेगा MgCl2। और बेटा क्योंकि MgCl2 बना लिया है तो 2 हाइड्रोजन बचते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो किसी भी क्रियाशील धातु से अगर HCl की अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस बनेगा, इसको भी ध्यान रखना है। हमारे यहाँ एक ऐसा भी क्वेश्चन आता रहा है कि क्या होता है जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है। तो जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है एक चीज फिक्स है, हाइड्रोजन गैस बनती है। पहचान कैसे करते हैं, जिससे अगर हाइड्रोजन गैस बन गई हम उसकी कैसे पहचान करें, तो माचिस की जलती हुई तीली को अगर आप हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट पे ले जाओगे तो बेटा पॉपअप साउंड के साथ ये जलेगी, और नीले रंग की लौ के साथ जलेगी। इसको भी ध्यान देने वाली बात है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। अगला कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अम्लराज का निर्माण। सबसे पहली बात आ जाती है अम्लराज होता क्या है। अपने यहां ऐसा भी क्वेश्चन आया है कई बार कि अम्लराज क्या है, तो हम इस बात को याद रखेंगे। अगर आप 3 भाग HCl ले लेते हो और 1 भाग HNO3 ले लेते हो, नाइट्रिक एसिड, तो इसका जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है अम्लराज। तो बनकर तैयार होता है, मैं इसको लिख भी देता हूं इधर, कि यही मिक्सचर जो है ये है अम्लराज, जिसे एक्वारेजिया के नाम से भी जानते हैं। अम्लराज को एक और नाम से जानते हैं, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया या अम्लराज बनाने के लिए आपको 3 हिस्से किसके चाहिए, HCl के, और 1 हिस्सा किसका चाहिए, HNO3 का। दोनों को मिलाओगे अम्लराज बनेगा। अभी देख लेते हैं बनता क्या है। 3HCl और 1 मोल ऑफ HNO3 आपस में मिलकर बनाते क्या, देखो कैसे समझ सकते हैं बेटा। 3H तो यहां है, 1 H यहां है, 3H और 1 H मिलकर टोटल हो गया 4H। 4H 2 O से अभिक्रिया करेगा तो बनाकर तैयार करेगा 2H2O। अभी मैं क्या सोचता हूं कि 4 हाइड्रोजन तो खर्च कर लिए मैंने, ऑक्सीजन 2 खर्च कर लिए, मेरे पास बचा क्या क्या,
मेरे पास बचा है N, एक O और Cl तो अभी भी मेरे पास 3 है, तो बनेगा NOCl। और जो 2 Cl बचे हैं इसके बाद, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको कहते हैं नवजात क्लोरीन। इस कंपाउंड को कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। अभी हम लोगों ने शायद मेरे ख्याल से पिछले क्लास में पढ़ा था, नाइट्रोसिल क्लोराइड इसको कहते हैं। तो एक्वारेजिया जब भी बना जाता है ये कंपाउंड बनते हैं। अब बात आएगी एक्वारेजिया का यूज क्या है, आखिर क्यों एक्वारेजिया या अम्लराज को बनाकर तैयार किया। तो बेटा अम्लराज, जब कभी भी सामान्य धातुओं की बात होती है, हम उनके साल्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं साधारण अम्लों की उपस्थिति में भी। जैसे सोडियम का साल्ट सॉल्यूशन बनाना है, हमने HCl के थ्रू सोडियम का साल्ट सॉल्यूशन बना लिया। मैग्नीशियम का साल्ट सॉल्यूशन बनाना था, मैंने Mg पर HCl की क्रिया द्वारा ही मैग्नीशियम का साल्ट सॉल्यूशन बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है, जब हमको गोल्ड का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना होता है, स्वर्ण धातु का विलयन बनाना होता है, या स्वर्ण धातु का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है। अब हम उसे तो बना नहीं पाते। रीजन है, आपने पढ़ा होगा स्वर्ण धातु, प्लेटिनम धातु, मरकरी धातु जो हैं ये बहुत कम क्रियाशील मेटल्स हैं। और जब बहुत कम क्रियाशील मेटल, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करती। आप HCl डालते रहोगे, रिएक्शन होएगी नहीं। तो इनके साल्ट सॉल्यूशन कैसे प्राप्त किए जाएं? तो बेटा इनके साल्ट सॉल्यूशन प्राप्त किए जाते हैं किसके द्वारा? अम्लराज के द्वारा। तो इसका विशेष ध्यान रखें, अगर भी पूछते हैं अम्लराज क्यों बनाकर तैयार किया, तो हम बताएंगे ये लगभग अक्रिय धातुएं जो होती हैं उनके साल्ट सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर देता है। अन्य कोई भी अम्ल उन अक्रिय धातुओं के साल्ट सॉल्यूशन नहीं बना सकता है। कभी कभी दिमाग में भी आ जाता है कौन कौन सी धातुओं के साल्ट सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं साधारण अम्ल, तो उसका नाम याद रखना, गोल्ड का, सिल्वर का, मरकरी का, प्लेटिनम का। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी के जो साल्ट हैं ये सामान्य अम्लों द्वारा तैयार नहीं किए जा सकते। उसके लिए केवल एक ही चाहिए पदार्थ, जिसका नाम क्या है? अम्लराज। इसको बनाने का तरीका वगैरह आप सब कुछ याद रखोगे। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, अगला लिखते हैं। देखो एक और मेरे पास रिएक्शन है, कहता है AgNO3 से क्रिया। इसको सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। अभी जब चुनाव होते हैं तो हम लोगों की उंगली पर एक विशेष प्रकार का इंक लगा देते हैं और वो इंक जल्दी से छूटता भी नहीं, सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो कहता है सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला तो हो गया AgCl, सॉरी AgNO3, और इसकी अभिक्रिया करवानी HCl से। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने के लिए कहेगा तो बेटा, तो सबसे पहली बात है NO3 अभिक्रिया कर लेगा H से। अगर NO3 H से अभिक्रिया कर लेगा, बना डालेगा HNO3। आप इसको जानते होगे कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। और बेटा आगे बनकर क्या तैयार होता है? AgCl। और AgCl ये श्वेत कलर का अवक्षेप होता है। मैं यहां लिखे देता हूं, श्वेत अवक्षेप। और बेटा AgNO3 मैंने बताया था, ये वो वाली इंक है ना, उसको क्या कहते हैं? वोटिंग के दौरान लगाई जाती है, डार्क ब्राउन कलर का होता है इंक। तो ये गहरा भूरा मैं लिख सकता हूं, गहरा भूरा रंग होता है। लेकिन जैसे मैंने गहरे भूरे रंग के AgNO3 सॉल्यूशन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला या HCl को डाला, मैंने देखा तुरंत कि उस गहरे भूरे रंग के सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया है? श्वेत। ये श्वेत कलर का प्रेसिपिटेट दे देता है। तो एक तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई प्रेसिपिटेट की। अगर अवक्षेप बनने की ही आधार पर एक और रासायनिक अभिक्रिया की डिमांड करता है, तो देखो उस रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो कहता है कभी कभी लेड एसीटेट से क्रिया। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है बेटा, ये लेड एसीटेट का फॉर्मूला दिया गया है। लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO का होल ट्वाइज Pb। अगर हम लोगों से कभी कह देता है कि लेड एसीटेट की अभिक्रिया आपको करवानी है HCl से, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। 2HCl ले लेते हैं। 2HCl क्यों ले लेते हैं? वैसे तो देखो वैलेंसी के अकॉर्डिंग भी 2HCl लेना पड़ेगा, दूसरा ऐसा भी सोच सकते हो। देखो CH3COO रिएक्शन करेगा H से, तो बनाकर तैयार करेगा CH3COOH। अभी ध्यान देने वाली बात है, CH3COO 2 बार है,
तो हमारे पास Hb कितनी बार होना चाहिए, 2 बार, ऐसा भी सोच सकते थे। तो CH3COO अभिक्रिया करेगा H से, तो पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेगा CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। सिरके में ये 7 से 10% पाया जाता है, घरेलू सिरका होता है, 7 to 10% अमाउंट सम्मिलित होती है सिरके में इसकी। अभी आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास Pb बचा और मेरे पास बचे 2 Cl, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, PbCl2। बेटा ये भी श्वेत रंग का अवक्षेप होता है, श्वेत अवक्षेप। तो कभी अगर आपसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अवक्षेपण की अभिक्रियाओं की डिमांड करेगा तो फिर अवक्षेपण की अभिक्रियाओं को इसी प्रकार दिखाओगे। 2 अवक्षेपण पर अभिक्रियाएं हैं, इनको तैयार रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अवक्षेपण की रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए या रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाइए, हल करिए, या उनके समीकरण जो भी ऐसा ले बोलेगा क्वेश्चन उसको हल करके आना है। अभी नेक्स्ट नंबर 1 प्रकार के और रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, ये भी काफी डिमांड में रहता है। क्या है रासायनिक गुण, दुर्बल अम्लों से प्राप्त लवण से क्रिया। अब तो इसमें तो कई सारी चीजें ढूंढनी पड़ रही हैं। क्या ढूंढनी पड़ रही हैं, सबसे पहले दुर्बल अम्लों से प्राप्त लवण। अब दुर्बल अम्लों से प्राप्त लवण, दुर्बल अम्ल होते कौन कौन है इसको देखते हैं। इधर यहां इतने में बन जाएगा दुर्बल अम्ल का। दुर्बल अम्ल में सबसे पहले H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है, प्रबल अम्ल नहीं है। अगर मैं दुर्बल अम्ल की और बात करूंगा तो दुर्बल अम्ल है HNO2 नाइट्रस अम्ल, ये भी दुर्बल अम्ल है। और एक और बात करेंगे तो H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, ये बेटा दुर्बल अम्ल है। कहता है अगर इन दुर्बल अम्ल के द्वारा कोई लवण बना हो फिर आप उससे अभिक्रिया करवा के दिखाइए HCl की। तो 2-4 अभिक्रियाएं देखो हम अभी भी लिखे देखते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला अगर दुर्बल अम्ल के लवण से प्राप्त लवण की बात करता है, हमारे पास एक पदार्थ है Na2CO3। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये कार्बोनिक अम्ल CO3 कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, उससे प्राप्त लवण है। अगर इसकी अभिक्रिया HCl से करवाएंगे, HCl वैसे भी बेटा जानते हो सभी लोग Na किससे रिएक्शन करेगा, Cl से। एक Na एक Cl से अभिक्रिया करता है तो 2 Na 2 Cl से अभिक्रिया करेगा, ऐसा भी कर सकते थे। देखो फिर मैं इसके बहुत सारी अभिक्रियाओं के तरीके हैं। आप प्लस चार्ज माइनस चार्ज कर लेते, H पर प्लस चार्ज Cl पर माइनस चार्ज कर लेते, फिर कैसा करते, इसका प्लस वाला उसके निगेटिव से और इसका माइनस वाला उसके पॉजिटिव टर्मिनल से रिएक्शन कर देता, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि अभिक्रियाएं बिल्कुल सरल है, इसलिए मैं बता दूं 2 Na 2 Cl से अभिक्रिया कर लेंगे, बना लेगा 2NaCl, और इधर जो CO3 है ये अभिक्रिया करेगा 2H से, H2CO3। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में कभी H2CO3 लिखा नहीं जाता है, हम इसको क्या लिखते हैं, H2O प्लस CO2। H2CO3 लिखना ही नहीं कभी। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे हमारे पास अगर कोई और भी जैसे मेरे पास एक और है KNO2, ये नाइट्रस अम्ल का साल्ट है ये, और क्योंकि नाइट्रस अम्ल दुर्बल अम्ल है इसका लवण है, अभिक्रिया हो जाएगी। अभिक्रिया बेटा किससे करवाएंगे, HCl से। HCl से अभिक्रिया करवाएंगे, तरीका सेम है। कैसा तरीका सेम है, NO2 किससे अभिक्रिया करेगा, H से। सबसे पहले KCl बनेगा, फिर H अभिक्रिया करेगा NO2 से, तो इसको बनाकर तैयार करेगा HNO2। लेकिन फिर मैं इस बात को जानता हूं HNO2 भी दुर्बल अम्ल है, और क्योंकि दुर्बल अम्ल है ये भी डिकम्पोज हो जाता है, इसको भी हमने लिख सकते। HNO2 आएगा तो क्या क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान देना, H2O प्लस NO2 प्लस NO। क्योंकि इतना भयंकर, हाँ भैया, रासायनिक अभिक्रिया में HNO2 को अगर बनकर तैयार होता है तो फिर बेटा ये हम जानते हैं कि HNO2 बनकर तैयार हुआ होगा, ये डिकम्पोज हो गया होगा, टूट गया होगा कई भागों में। और HNO2 कई भागों में टूटता है तो कौन कौन से भागों में टूटता है, H2O, NO2 और NO। ध्यान रखना, H2CO3 जब 2 भागों में टूटता है तो कौन कौन से भागों में टूटता है, H2O प्लस CO2। लेकिन HNO2 जब 2 भागों में टूटता है, जब कई भागों में टूटता है तो H2O, NO2 और NO टूटता है। हाँ, रिएक्शन बैलेंस करने की बात आएगी तो मैं यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। कैसे? 2KCl बनेगा, बाकी सब बैलेंस है। लेकिन विशेष चीजों को ध्यान रखेंगे यहां पर कि कभी भी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में HNO2 बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, हम उसको तुरंत ब्रेक करेंगे। किसमें? H2O, NO2 और NO में। कहोगे सर ये ऐसा क्यों? बेटा जैसे आप अपने कॉलेज की लैब पर गए होंगे, आप HCl की भी आपने बोतल को देखा होगा, आपने H2SO4 की भी बोतल को देखा होगा, आपने HNO3 की बोतल को भी देखा होगा, लेकिन आपने इन केमिकल्स की किसी भी बोतल को अपनी प्रयोगशाला में नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि बेटा ये कंपाउंड स्थायी नहीं है, ये एसिड स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे? इसको उसी समय बनाया तुरंत। जैसे कहोगे सर कैसे बनाया? ऊपर वाले एसिड को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काहे में घोल दिया? जल में। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में घोला, H2CO3 अर्थात कार्बोनिक एसिड का निर्माण हुआ। हमने जल्दी से उसको यूज किया जो भी अभिक्रिया करवानी होगी, और H2CO3 का जो सॉल्यूशन बचा उसको रखेंगे नहीं, फेंक दिया उसको। क्यों फेंक दिया? कि अगर वो H2CO3 का सॉल्यूशन अपने यहां रखा भी रहेगा तो उसके अंदर से CO2 गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी और वो केवल जल बचेगा। अर्थात H2CO3 में से क्या हुआ? CO2 बाहर निकल गई, बचा क्या? जल। अर्थात जो H2CO3 हुआ था वो 2 भागों में टूट गया, एक CO2 और एक जल। सेम चीज है, अगर आपके यहाँ HNO2 प्रयोगशाला में कहीं भर के रख भी, एक तो बनाना पड़ेगा तुरंत इसको, और बाई चांस आपने बना लिया इसे किसी भी माध्यम से, सोडियम नाइट्राइट पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा बनता है। अगर आपने इसको बनाकर भी तैयार कर लिया कि HNO2 बना लिया, तो बेटा ये HNO2 तुरंत यूज करो, और बचा हुआ HNO2 क्या करो? रखो नहीं, उसको फेंक दो। आपको किसी रखेंगे तो क्या होगा? तो फिर रखोगे तो यही होगा, वहां बचेगा जल, NO2 और NO। ये गैसें सब उस जल के अंदर से कहां जाएंगी? बाहर। तो कितनी गैसें आई? पहला NO गैस बाहर आई, दूसरा कौन सा गैस आई? NO2 गैस बाहर आई, और बचा क्या? जल। तो मैंने इन्हीं तीनों को अलग अलग लिख दिया है। तो ये केमिकल कंपाउंड कभी भी प्रयोगशाला में नहीं मिलते, इनको उसी समय क्या करना होता है? बनाना होता है, अगर आपके यूज में है तो। नेक्स्ट रिएक्शन को लिखते हैं। तो ध्यान रखना इन तीनों एसिड्स को, इनको लैब में देखना, मिलेंगे नहीं ढूंढने से भी, और जब आपको लैब में ढूंढने से ना मिले आप समझ जाइए कि सर जी ने ठीक कहा था। और वैसे इसी सर जी ने ठीक ही कहा है, गलत नहीं कहा उसमें कुछ भी। लास्ट में एक और देखते हैं हम लोग कि लास्ट वाली रिएक्शन से कैसी होगी। एक रिएक्शन हम लिखते हैं CaSO3, पोटेशियम सल्फाइड बोलते हैं। देखो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का साल्ट है, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साल्ट की रिएक्शन H2HCl से करवानी है। 2HCl से करवाओगे, तरीका बेटा फिर से सेम है। 2HSO3 से रिएक्शन करेगा, उसको बाद में लिखेंगे। CaCl से रिएक्शन करेगा तो बना लेगा CaCl2, 2 का मल्टीप्लाई था, Cl2 हो गया। H2SO3। अब फिर दिमाग में आएगा कि अगर उन 2 केमिकल्स को हम पूरा नहीं लिख सकते थे, तो इस केमिकल को भी हम कंप्लीटली नहीं लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे इसको? तो इसको लिखेंगे H2O प्लस SO2। तो ध्यान रखना है, इन तीनों एसिड्स को अलग अलग लिख सकते हैं। और भैया इसको याद भी रखने वाली चीज है कि ये जो तीनों एसिड आपके पास लिखे हैं, ये भी कभी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे, तो हमें प्रोडक्ट में इन्हें कभी नहीं लिखना है। इन्हें प्रोडक्ट में मात्र एक बार लिखना है। कब? जब यही एसिड बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। जैसे आपसे कहे सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर तैयार करिए, तो हम प्रोडक्ट में H2SO3 लिखेंगे। नहीं तो संपूर्ण जिंदगी में कभी भी कोई रिएक्शन मिल जाएगी, हम H2SO3 प्रोडक्ट में नहीं लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट में लिखेंगे भी तो उसको लिखेंगे H2O प्लस SO2। तो ये HCl से रिलेटेड रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अभी पढ़ेंगे इसके उपयोग क्या क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सबसे पहला उपयोग है कैलिको प्रिंटिंग में। कैलिको प्रिंटिंग का मतलब जानते हो, छपाई वगैरह में जो इंक यूज में आती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। कैलिको प्रिंटिंग में इसकी यूज आती है। आगे कहता है गैल्वेनीकरण या विद्युत लेपन। गैल्वेनीकरण या विद्युत लेपन का अर्थ कुछ ऐसा है कि जब भी कभी लोहे पर गैल्वेनाइजेशन के थ्रू हम लोग जिंक की चादर चढ़ा देते हैं। तुमने ऐसा देखा भी होगा कि लोहे की 3 शेडों पर ऊपर से जिंक की लेयर चढ़ी रहती है, तभी घरों में। अच्छा, वैसे लोहे पर जल्दी से जंग लग जाता है और जिंक पर जल्दी से जंग
तो हम लोग करते क्या है, उस पर लोहे की टीन शेड लाए, उस पर कंपनी वालों ने जिंक की चादर चढ़ा दी, परत चढ़ा दी, जिससे टीन शेड की एज जो हो गई वो बढ़ गई, बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण। समझ रहे हो, गैल्वनीकरण से क्या होता है, किसी एक मेटल पर किसी दूसरी मेटल की क्या चढ़ा दी जाती है, परत। तो एक मेटल पर दूसरी मेटल की परत कैसे चढ़ेगी, जब पहली मेटल साफ होगी। तो पहली मेटल को साफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, HCl का यूज करते हैं, ताकि जब ये मेटल पहली साफ हो जाएगी, अब साफ सरफेस पर दूसरी मेटल की परत को क्या किया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है। ऐसा ही वो उसमें भी होता है, ये स्वर्ण धातु नहीं, सोने का पानी लोग कह देते हैं, इसको चढ़वा लेते हैं चेन वगैरह पर, अंगूठी वगैरह पर, सेम चीज है वही प्रोसेस। अभी नेक्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे, कहता है दवा के निर्माण में HCl। अब बात है HCl कौन सी दवा है बेटा, अपने सबके शरीर में अगर देखा जाए, अमाशय में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन की मात्रा को क्या करता है, पचाता है। इसलिए कभी कभी अगर भोजन नहीं पच पाता है तो हमें ऐसी भी दवाएं दी जाती हैं जिससे बॉडी को HCl उचित मात्रा में मिले और भोजन फिर से पच जाए। अभी नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में HCl प्रयोगशाला में भी आपको मिलेगा, लेकिन HCl जो प्रयोगशाला में मिलेगा वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि वो पानी पर क्या हुआ है, घुला हुआ है। स्टार्च के अपघटन में इस बेटा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही अपनी बॉडी पर क्या करता है, खाने को कैसे पचाता है। भोजन के दौरान जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो मुख्य रूप से स्टार्च होता है। अब इस भोजन को क्या करेगा, अपघटित करके इसे ग्लूकोज में बदल देगा, और ग्लूकोज से बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी। तो ये जब हम लोग भोजन करते हैं तो मुख्य रूप से अपने शरीर के अंदर क्या जाता है, स्टार्च। ये फिर उस स्टार्च को अपघटित करके कायम बदलता है ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे लिखा है अन्नराज के निर्माण में, इसको तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और लास्ट में लिखा है जिसका प्रयोग अक्रिय धातुओं के विलयन बनाने में किया जाता है। अक्रिय धातुओं का विलयन मैंने बताया ना, मैंने वो मेटल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी, ये धातुएं अक्रिय हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो एक काम करेंगे, इनको नोट कर लेंगे।